Hello everyone, welcome to my channel Twinkle Teaches, and here is your friend Twinkle. So I hope you all are doing good with your studies. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं विजन आईएएस का करंट अफेयर्स का मंथली कंपाइलेशन। ये आपको विजन आईएएस की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको अवेलेबल होगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, जहाँ से आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय विजन आईएएस। सो क्योंकि ये बहुत ही ट्रस्टेड मटेरियल है ये, तो हम विजन आईएएस का करंट अफेयर्स का मटेरियल डिस्कस करेंगे। वैसे तो और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पर ये अवेलेबल है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आप इसके इंडेक्स में जाएंगे तो वहाँ पर बिल्कुल कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज बिल्कुल कैटेगराइज किया हुआ है। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्शन है उसमें टोटल 6 टॉपिक्स दिए हुए हैं नवंबर 2020 के मटेरियल में। तो simultaneous elections, right to recall, regulating over-the-top OTT platforms, legalizing betting in India, capitals of Andhra Pradesh, and Forest Rights Act. तो देखिए, इसमें साइमल्टेनियस इलेक्शंस पर बात की गई है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या है और उसका प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं, करंट में ये न्यूज़ में क्यों है। दूसरा है राइट टू रिकॉल वाला आर्टिकल, जिसमें ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक पार्ट होता है रिकॉल, उस पर बात की गई है और हम देखेंगे कि ये करंट में न्यूज़ में क्यों है। तो इस वीडियो में हम पर्टिकुलर इन 2 आर्टिकल्स पर ही बात करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हमें एक होलिस्टिक नॉलेज नहीं मिल पाएगा इन 2 पर्टिकुलर टॉपिक्स का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन से। साइमल्टेनियस का मतलब क्या है? एक साथ दो काम या एक साथ करना। साइमल्टेनियस इलेक्शंस मतलब एक साथ इलेक्शंस। तो यहाँ पर एक साथ इलेक्शंस की बात की गई है। अब ये एक साथ इलेक्शंस का मतलब क्या है, अभी आपको नीचे आगे समझ में आएगा। वाई इन न्यूज रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर raised the pitch for simultaneous elections to the Lok Sabha and state assemblies. तो ये जो हमारा लोकसभा का इलेक्शन होता है, जिसका 5 इयर्स का टेन्योर रहता है, और स्टेट असेंबलीज का जो इलेक्शंस होता है, इन दोनों ही इलेक्शंस को साथ में करवाने की बात की गई है। आपको पता होगा कि आप अपने एरिया का जो आपकी जो कंस्टिट्यूएंसी है उसके लिए आप अलग डे पर वोट करने जाते हैं, और ये जो लोकसभा प्राइम मिनिस्टीरियल वाला इलेक्शन होता है उसके लिए आप अलग दिन पर वोट करने जाते हैं। तो इन्हीं दोनों इलेक्शंस को एक साथ करवाने की बात की गई है। इसका मतलब ये कि जिस दिन आप अपनी स्टेट असेंबली जो मतलब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाला जो इलेक्शन होगा जिस दिन, उसी दिन आप लोकसभा वाले इलेक्शंस के लिए भी वोट करने जाएं। तो ये होता है साइमल्टेनियस इलेक्शन। लोकसभा और स्टेट असेंबलीज का जो इलेक्शन है वो एक साथ एक ही दिन पर हो। तो ये है आई इन न्यूज़, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उन्होंने कहा कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए। लोकसभा और स्टेट असेंबलीज का इलेक्शंस जो है वो एक ही दिन पर होना चाहिए। अब क्या ये चीज़ पहली बार कही गई है? नहीं, इससे पहले भी हमारे जो प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम जी, उनका भी यही मानना था कि जो इलेक्शंस होते हैं वो लोकसभा का इलेक्शन और स्टेट असेंबलीज का इलेक्शन एक ही दिन पर होना चाहिए। अब एक ही दिन पर होना चाहिए ये नहीं कहा जा रहा है कि पूरी कंट्री वाइड जो इलेक्शन है वो एक ही दिन हो, पूरी कंट्री में एक ही दिन लोग लोकसभा और स्टेट असेंबलीज का इलेक्शन हो, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। जैसे फेज वाइज इलेक्शंस होते हैं ना, फेज 1 फेज 2 में जैसे इलेक्शंस होते हैं, एक स्टेट को डिवाइड कर दिया जाता है कुछ फेजेस में, फिर वहाँ का इलेक्शन, उस फेज का इलेक्शन फेज 1 में कुछ जगह पर होगा, फेज 2 में कुछ जगह पर होगा, इस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर वो कहा जा रहा है कि उस तरीके से जब भी फेज 1 में जो भी जितना भी पोर्शन आ रहा है, उस कंट्री का जो पोर्शन आ रहा है, वहाँ पर लोकसभा और स्टेट असेंबली का इलेक्शन उस दिन हो जाना चाहिए। देखिए, नेक्स्ट है अबाउट साइमल्टेनियस इलेक्शंस। It means structuring the Indian election cycle in a manner that elections to the Lok Sabha and state assemblies are synchronized together, under which voters in a particular constituency vote for both on the same day. तो देखिए, स्ट्रक्चर करने की बात की जा रही है इलेक्शन साइकिल्स को। अब इलेक्शन साइकिल्स क्या होता है? जैसे बिहार का इलेक्शन हुआ अभी 2020 में, राइट? और इस तरीके से बाकी जो स्टेट्स हैं, अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस होने वाले हैं,
तो उनका इलेक्शन हो जाएगा 2021 का। तो इस तरीके से जैसे इनका साइकिल होगा 5 इयर्स का, तो अब नेक्स्ट इलेक्शंस बिहार में कब होंगे? 2025 में। अगर वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हो रहा है 2021 में, तो इसका नेक्स्ट इलेक्शंस होगा 5 इयर्स के बाद 2026 में। तो इनका ये जो साइकिल है, ये साइकिल है, राइट। अब कंट्री का साइकिल कैसा है? जैसे हमारे यहाँ इलेक्शंस अगर हुए 2019 में, तो अब नेक्स्ट इलेक्शन कब होगा? उसके 5 इयर्स के बाद। अब इस तरीके से ये कहा जा रहा है कि इन साइकिल्स को, ये जो 5 इयर्स का साइकिल चल रहा है, इसको इस तरीके से प्लान किया जाए कि जो लोकसभा का इलेक्शन होना है और वो जो स्टेट असेंबलीज का इलेक्शन होना है, ये एक ही दिन पे हो जाए, सिंक्रोनाइज हो जाए, इनमें एक सिंक हो जाए कि टेन्योर इस तरीके से साइकिल कर दिया जाए कि लोकसभा का इलेक्शन और स्टेट असेंबलीज का इलेक्शन जो हो वो एक ही ईयर पर आए। तो क्या ये फीजिबल है? 2025 में किसी स्टेट में हो रहा है नेक्स्ट इलेक्शन, किसी स्टेट में 2023 में ही होना होगा, किसी स्टेट में 2022 में ही होना होगा। तो क्या ये फीजिबल है कि हमारा जो लोकसभा वाला इलेक्शन है और ये जो स्टेट असेंबलीज वाला इलेक्शन है वो एक ही ईयर पर करवा दिया जाए? तो फीजिबिलिटी तो नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ प्रोविजंस ज़रूर हैं। अब देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। तो इससे क्या होगा, इन इलेक्शंस के सिंक्रोनाइज्ड हो जाने की वजह से जो वोटर्स होंगे पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के, जैसा जो स्टेट असेंबलीज के लिए पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है ना, तो उनका जो वोटिंग होगा और जो लोकसभा का वोटिंग हो वो एक ही दिन पर हो जाए। इस तरीके से इंडियन इलेक्शन की जो साइकिल है उनको सिंक्रोनाइज किया जाए। आपको कीवर्ड्स पे ध्यान देना है, लाइक इंडियन इलेक्शन साइकिल, सिंक्रोनाइज टुगेदर, इनको सिंक्रोनाइज करना, इंडियन इलेक्शन साइकिल। तो ये जो कुछ कीवर्ड्स हैं, अगर ये आप अपने आंसर राइटिंग में मेंशन करते हैं तो उससे वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो रादर देन राइटिंग इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप कुछ कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके आंसर राइटिंग को इन्हांस करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? Simultaneous elections were the norms until 1967, but following dissolution of some legislative assemblies in 1968, 1969, and of Lok Sabha in 1970, elections to state assemblies and parliament have been held separately. तो ये कोई पहली बार नहीं है कि हमारे इंडिया में लोकसभा और स्टेट असेंबलीज का जो इलेक्शन है वो एक साथ हो, है ना। जब 1947 के बाद कंट्री को फ्रीडम मिला था, तो वो जो इंटरिम गवर्नमेंट था, उसके बाद जो फाइनल इलेक्शंस हुए, उसके बाद से जो हमारी कंट्री इंडिया, वहाँ पर साइमल्टेनियस इलेक्शंस ही होते थे। लेकिन कुछ रीजंस, जैसे कि जो डिसोल्यूशन हो गया था लेजिस्लेटिव असेंबलीज का 1968 और 1969 में, मतलब इनका जो 5 इयर्स का टाइम पीरियड था वो प्रॉपर नहीं चल पाया था 1968-1969 में लेजिस्लेटिव असेंबलीज का। और ऐसा ही लोकसभा के साथ हुआ, लोकसभा का जो 5 इयर्स का टाइम पीरियड था वो उसे पूरा नहीं कर पाई और 1970 में ही वो डिसॉल्व हो गई थी अपने टाइम टेन्योर से पहले ही। तो जिसकी वजह से इलेक्शंस जो स्टेट असेंबलीज और लोकसभा के होने थे वो एक साथ आगे नहीं हो पाए। यहाँ पर एक ब्रेक लग गया, ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा का इलेक्शंस जो वो अपने टाइम पीरियड से पहले ही डिसॉल्व हो गई। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात है, इट वाज अ नॉर्म टिल अंटिल 1967। 1967 तक इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शंस ही होते थे। So later, simultaneous elections idea was proposed by Election Commission in 1983. It was also referred by Law Commission and नीति आयोग। तो क्या ये रिकमेंडेशन पहली बार प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया गया? नहीं, इलेक्शन कमीशन ने 1983 में इसे प्रपोज किया था। इसके साथ ही लॉ कमीशन और नीति आयोग ने भी इसकी मांग रखी थी। अब वो क्यों पूरी नहीं हुई, इसके जो फीजिबिलिटी रीजंस हैं वो आपको देखने को आगे मिलेंगे। Simultaneous elections does not mean that voting across the country for Lok Sabha and state assemblies happen on a single day. It can be conducted in a phase-wise manner, and voters in particular constituency vote for the both state assembly and Lok Sabha the same time. मतलब जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया
कि ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि पूरे कंट्री में, हमारी जो पूरी कंट्री है इंडिया, वहाँ पर जो 20 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ये सब में एक ही दिन पर लोकसभा और स्टेट असेंबलीज का इलेक्शंस करवा दिया जाए। यहाँ पर ये फिजिबल देखता है कि जैसे पूरी कंट्री हमारी इंडिया को कुछ फेजेस में डिवाइड कर दिया जाए कि फेज 1 में कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स अपने स्टेट के लिए, अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके लिए और लोकसभा के इलेक्शंस दोनों के लिए वोट करेंगे। जैसे कि फेज 1 में जस्ट सपोज हम 4 स्टेट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वो जो 4 स्टेट्स के लोग होंगे तो वो अपने लोकसभा के लिए भी वोट करेंगे और उनकी जो स्टेट असेंबली है उसके लिए भी वोट करेंगे, वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए भी वोट करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पर। और ये देखिए इसके साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है इट कैन बी कंडक्टेड इन फेज वाइज मैनर। फेज वाइज मैनर में इसको कंडक्ट कराया जाए ताकि पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए भी वोट करे और लोकसभा के लिए भी वोट करे ऑन द सेम डे। तो ये कुछ पॉइंट्स कहे गए आपके साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में, जो आप इनको शॉर्ट करके कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे आपको जब रिवाइज करना हो तो उसमें आसानी हो जाएगी। कुछ पॉइंट्स जो कहे गए। अब देखिए क्या इनका कराने का औचित्य है, मतलब आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर्स ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस। इनके फेवर में कौन कौन से बातें कही गई हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। पॉलिसी पैरालिसिस। पैरालिसिस कुछ भी काम ना कर पाना। पॉलिसी पैरालिसिस मतलब कोई पॉलिसी हो वो बिल्कुल बेकार हो जाए। तो अब देखिए जब फ्रीक्वेंट इलेक्शंस, आपने इलेक्शंस के टाइम पे देखा होगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि कुछ सर्टेन जो रूल्स होते हैं या रेगुलेशंस होती हैं वो पूरे स्टेट में या पूरी अगर वो लोकसभा वाला इलेक्शन है तो कंट्री वाइड पूरा वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया जाता है कि हाँ आप होल्डिंग जैसे नहीं होगी, किस तरीके से आपके इलेक्शन का प्रचार होगा, और ये सारी चीज़ें सरकारी काम जो होते हैं वो बिल्कुल ठप हो जाते हैं। आप कहीं भी किसी सरकारी कार्यालय में जाएंगे तो नहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये काम अभी नहीं हो पाएगा, इलेक्शन के बाद आइए। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उस चीज़ को हम पॉलिसी पैरालिसिस कहते हैं। पॉलिसी पैरालिसिस कहने का क्या मतलब है, देखिए ये फेवर है एक साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने के लिए कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होगा तो ये जो पॉलिसी बंद पड़ जाती है ना, फ्रीक्वेंट इलेक्शंस लीड टू इम्पोजिशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ओवर प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम which often leads to policy paralysis and governance deficit in the form of suspended development programs, welfare schemes, capital projects, etc. तो जितनी भी स्कीम्स चल रही होती हैं कि कहीं पर, और अगर कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा होता है, कोई कैपिटल बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा होता है, जैसे कहीं ओवरब्रिज का काम चल रहा है और कहीं पर सड़क बनने का काम चल रहा है, तो अगर इलेक्शन आ रहे हैं तो एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाने की वजह से वो सारे काम, सारी स्कीम्स ठप हो जाती हैं। अब देखिए 2 बार इलेक्शन होता है, जैसे आप पर्टिकुलर यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप एक बार लोकसभा के लिए वोट करेंगे, एक बार अपनी स्टेट असेंबली के लिए वोट करेंगे। तो जब आप लोकसभा के लिए वोट करेंगे तो उसके कुछ महीनों पहले आपको 3-4 महीने तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप स्टेट असेंबली का इलेक्शन हो रहा है फिर आपके यहाँ, तो वहाँ भी आपको 2-3 महीने का एक कोड ऑफ कंडक्ट देखने को मिलेगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो उसकी वजह से समझ लीजिए आपके 5 से 6 महीने बर्बाद हो जाते हैं, कोई पॉलिसी काम नहीं करती है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बिल्कुल रुक जाते हैं, वेलफेयर स्कीम्स नहीं चलती हैं, कैपिटल प्रोजेक्ट्स जो चल रहे होते हैं एरिया में वो नहीं होते हैं। अब ये हो गई पर्टिकुलर स्टेट की बात। ऐसा ही इंडिया की 28 स्टेट्स में होगा। तो फिर देखिए वहाँ पर पूरे कंट्री वाइड देखिए कितना टाइम बर्बाद हुआ। तो इस चीज़ की बात यहाँ पे कही जा रही है कि पॉलिसी पैरालिसिस बहुत होता है। ह्यूज एक्सपेंडिचर। अब देखिए बहुत पैसा लगता है इस इलेक्शंस के ऊपर, बिल्कुल पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। तो जो बाय वेरियस स्टेक होल्डर्स लाइक पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स एटसेट्रा अर्ज टू स्पेंड मोर देन द सेट लिमिट टू विन इलेक्शन इज ब्लेम्ड एज वन ऑफ द की ड्राइवर्स फॉर करप्शन इन ब्लैक मनी इन द कंट्री। करप्शन इन ब्लैक मनी इन द कंट्री। सो देखिए जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, हर पार्टी को कुर्सी चाहिए तो वो चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाने को तैयार होती हैं। चाहे वो कोई इंडिविजुअल कैंडिडेट हो,
देखिए, आप उस कैंडिडेट को पूरे मोहल्ले में कभी देखने को नहीं पाएंगे, लेकिन जब इलेक्शंस आने वाले होंगे तो वो आपके घर का दरवाजा खटखटाएंगे अपने भाई भाभी बनकर। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये ह्यूज एक्सपेंडिचर जो करते हैं वो पूरे पूरे गांव खरीद लिए जाते हैं। फिर देखते होंगे आप, सभा में आते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स की जो सभा होती है, पूरे पूरे गांव खरीद के लाए जाते हैं। तो कितना पैसा वो खर्च करते हैं। एक वैसे तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक कैप लगाया जाता है कि आप इस सेट लिमिट से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद वो जो सेट लिमिट होती है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडे में देखने को नहीं मिलती है। और इलेक्शन को जीतने के लिए करप्शन, ब्लैक मनी, इस तरीके के जो पैसे आते हैं ना, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। पूरा ब्लैक मनी जो इकट्ठा होता है ना, वो सब वाइट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये अब देखिए, आपके लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उसमें अलग पैसे खर्च किए गए। उसके बाद स्टेट असेंबलीज का इलेक्शन होगा, उसमें अलग पैसे खर्च किए जाएंगे। तो इस तरीके से कम एक बार का खर्चा तो बचाया जा सकता है, ये कहा जा रहा है यहाँ पर इस साइमल्टेनियस इलेक्शंस के द्वारा। इसके फेवर में बात कही जा रही है, तो यहाँ पर देखिए इसके क्या क्या फायदे हैं वो बताए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है एंगेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। तो हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है ना, उनका जो डिप्लॉयमेंट किया जाता है throughout the elections, frequent elections takes away a portion of such armed police force which could otherwise to be better deployed for other internal security purposes. तो हमारी कंट्री इतनी बड़ी कंट्री है, सेक्युलर कंट्री है, तो यहाँ पर बहुत सारे कम्युनल राइट्स और ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अब इन सारी चीज़ों में आर्म फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट होता है, पुलिस फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट होता है, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देखते होंगे कि ये जो बड़े इलेक्शन है वो छोड़ दीजिए, आप किसी कॉलेज के इलेक्शन को देख लीजिए, उनको भी आजकल इस तरीके से बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है कि वहाँ पे इतना सारा पुलिस सिक्योरिटी का ज़रूरत पड़ जाता है उस टाइम पर। तो अब देखिए, जब स्टेट का इलेक्शंस होता है तब अलग अलग तरीके के आर्म फोर्सेस बुलाए जाते हैं, पूरी पुलिस फोर्स उसमें डिप्लॉय की जाती है। और जो उसके बाद लोकसभा का इलेक्शंस होता है, सेम प्रोसीजर वहाँ भी देखने को मिलता है। बहुत सारा एक सिक्योरिटी फोर्स चाहिए होता है इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए, उस इलेक्शन को पूरी निरपेक्ष तरीके से करवाने के लिए। सो अगर ऐसा हो कि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज का इलेक्शन जो है वो एक ही दिन पर होगा, तो ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है, इसको दूसरी जगहों पर बेटर तरीके से डिप्लॉय किया जाएगा। जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है, हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा जो है, उसको बढ़ावा देने के लिए वहाँ उन जगहों पर उनका डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है। Disrupting public life. Frequent elections lead to disruption of normal public life and impact the functioning of essential services. If simultaneous elections are held, the period of distribution would be limited to a certain predetermined period of time. तो अब देखिए, अगर इलेक्शंस होने वाले होते हैं तो हमें पहले से पता रहता है कि हाँ, इस टाइम पे इलेक्शन होने वाला है, तो समझ लीजिए कि इस महीने तो बिल्कुल आपका कोई काम नहीं होने वाला। एक दो महीने पहले से भी जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया जाता है, तो वो चीज़ें, स्कीम्स तो चली ही जाती हैं, सब कुछ बंद हो जाता है। तो इसकी वजह से जो नॉर्मल पब्लिक लाइफ है ना, वो भी बहुत ज़्यादा उस पर असर डालती है। आप देखेंगे कि जगह जगह पर रैलियां हो रही हैं तो रोड डाइवर्जन किया जाता है। और अगर यहाँ से कोई मंत्री जी भाषण देने जा रहे हैं तो उस रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है, टेंट्स वगैरह लगा करके उस एरिया को घेर लिया जाता है। फिर इस तरीके से जो पब्लिक लाइफ होती है ना, डे टू डे रूटीन जो होता है, उसके अकॉर्डिंग उनको चेंज करना पड़ जाता है। अब साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे तो उसमें ये चीज़ एक बार होगी। हर बात में देखिए, जो उसका सार निकल के आता है कि ये जो हमें प्रॉब्लम होती है इलेक्शंस के टाइम पर, वो दो बार ना होकर के घट करके सिर्फ एक बार ही रह जाएगी। तो वो भी बहुत बड़ी बात है अगर ऐसा हो पाता है तो फ्रीक्वेंट इलेक्शंस की वजह से ये जो डिसरप्शन होता है ना हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, वो थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब जिस दिन इलेक्शन है उस दिन तो कोई भी काम नहीं हो सकता, ये तो मानी हुई बात है। अब नेक्स्ट जो चीज़ कही जा रही है वो क्या है? इम्पैक्ट on social fabric. Frequent elections perpetuate caste, religion, and communal issues across the country, as elections are polarizing events which have accentuated casteism, communalism, and corruption. तो ये जो frequent elections होते हैं ना, उसमें आपको कास्टिज्म बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो
और हमारा जो इंडिया, एक तो उसको कहा जाता है कि वो एक सेक्युलर कंट्री है, लेकिन इलेक्शन के टाइम पर यहाँ पर आपको हिंदू मुस्लिम इतना देखने को मिलेगा कि सारे न्यूज़ चैनल्स इस हिंदू मुस्लिम डिबेट से भरे पड़े मिलेंगे, और एक तरीके से पोलराइजेशन हो जाता है, और उसमें आग में घी डालने का काम हमारा सोशल मीडिया करता है। आज के टाइम पे सोशल मीडिया इलेक्शंस के टाइम पर इतना कास्टिज्म और रीजनलिज्म देखने को मिलेगा, और इतने सारे कम्युनल इश्यूज देखने को मिलेंगे, और पूरी तरीके से जो हमारी सोसाइटी है ना, इलेक्शंस के टाइम पे पोलराइज हो जाती है। अगर आप न्यूज़ चैनल भी खोल रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा न्यूज़ चैनल किस पार्टी को प्रमोट कर रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं विच हैव मतलब बहुत ज़्यादा कम्युनल राइट हो सकता है, करप्शन हो सकता है, कास्टिज्म, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। ये जो सोशल फैब्रिक है हमारे, इनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इन पर, बार बार इलेक्शंस होने की वजह से। तो इस चीज को भी थोड़ा कम किया जाएगा। फोकस ऑन पॉपुलिस्ट measures. Frequent elections will impact the focus of governance and policy making, as this forces the political class to typically think in terms of immediate electoral gains rather than focus on long term programs and policies. तो अभी जो इलेक्शंस होते हैं, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, फॉर एग्जांपल अगर अभी जैसे बीजेपी जो है वो सेंटर में है, और कुछ बहुत सारे स्टेट्स में भी इनकी खुद की गवर्नमेंट है, तो अब क्या हो सकता है कि जो पार्टी सेंटर में होगी वो स्टेट में भी आना चाहेगी, तो वो सेंटर में जो उसको काम करना था उसका ध्यान उस पर से डेविएट होकर स्टेट में अपनी सरकार बनाने में ज़्यादा रहता है। तो इस चीज़ को भी कम करने की सख्त ज़रूरत है, ताकि जो गवर्नमेंट है वो अपना ध्यान पॉलिसी मेकिंग में लगाए, रूल मेकिंग में लगाए, ना कि दूसरी जगह की कुर्सी हथियाने में। अब जो फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होते हैं, इनकी वजह से फोकस जो होता है वो गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग में नहीं रह पाता। इसी चीज़ को कम करने के लिए, उनका जो ध्यान है वो फोकस करने के लिए साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए। एक बार में ही कहानी ख़त्म, उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ लॉ मेकिंग में लोगों की भलाई के लिए काम करें, प्रोग्राम्स बनाए, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स फिर वो कंडक्ट करा पाएंगे। जैसे कि कोई 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 प्रोग्राम होते हैं वो कुछ मतलब टेन्योर लेकर के आते हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन था, उसमें 2020 तक भारत को स्वच्छ बनाने का एम रखा गया था। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल्स के साथ कोट करिए कि कैसे लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स की यहाँ पे बात हो रही है, कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना टेन्योर खत्म होने के बाद तक का एक टाइम पीरियड सेट करती है, तो वहाँ पर उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो बड़े बड़े प्रोग्राम्स लॉन्च कर सकें। यहाँ पर उनको एक डिसरप्शन देखने को मिलता है कि नहीं, हमारा स्टेट में ये है, सेंटर में ये करना है, तो एक डिस्पैरिटी आ जाती है। तो उस चीज़ को भी ख़त्म कर सकता है अगर ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं। तो इम्पैक्ट ऑन वोटर टर्नआउट, तो अब देखिए लोग सोचते हैं कि हमें एक बार वोट दे आए, अभी फिर वोट देने जाना है, तो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ कमीशन रिपोर्ट, साइमल्टेनियस पोल विल बूस्ट द वोटर टर्नआउट। तो जो वोटर्स होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर जाएंगे, तो जो वोटर टर्नआउट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं। तो ये सारी कुछ बातें थी जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस के फेवर में कही गई। पॉलिसी पैरालिसिस, huge expenditures, engagement of security forces, disrupting public life, impact on social fabric, focus on populist measures and impact on voter turnout। तो ये कुछ measures कहे गए हैं जो फेवर में है साइमल्टेनियस इलेक्शंस के। अब देखिए, किसी भी चीज़ को कंडक्ट कराने के लिए उसकी फिजिबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द साइमल्टेनियस इलेक्शंस, कौन कौन से वो रीज़न हैं हमारी पर्टिकुलर इंडिया में जो इस साइमल्टेनियस इलेक्शंस को होने से रोकेंगे। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, किस तरीके से करा लिया जाए, किस तरीके से सिंक्रोनाइज साइकिल बनाया जाए, ये सबसे बड़ी बात है। कि चलिए मान लेते हैं कि हम लोकसभा और स्टेट असेंबलीज का इलेक्शन एक ही दिन कराएंगे, लेकिन कैसे पॉसिबल है ये। हमारे इंडिया में जो जस्ट सपोज 4 स्टेट्स हैं, जिनमें से एक का इलेक्शन 2021 में हुआ है, दूसरे का 2022 में, तीसरे का 23 में और चौथे का 24 में होना है। इन टाइम्स पर इनका टाइम पीरियड खत्म होने वाला है, और मान लीजिए कि हमारे कंट्री का जो इलेक्शन है वो 2023 में होना है, नेक्स्ट इलेक्शन। जस्ट सपोज मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। तो अब देखिए,
इन क्या आप इनको बीच में डिसॉल्व कर देंगे अपना साइमल्टेनियस इलेक्शंस कराने के लिए, या कोई भी स्टेट हो क्या वो तैयार होगा अपनी कुर्सी बीच में ही छोड़ने के लिए बिना अपना टाइम पीरियड कंप्लीट किए दूसरे इलेक्शंस कराने के लिए? नहीं, कभी ऐसा कभी नहीं होने वाला। और अगर मान लीजिए कोई स्टेट ऐसा सेक्रीफाइस करता भी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसे सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाती है जो कि सेंटर में है, तो फिर इसकी क्या फिजिबिलिटी है कि बाकी जो अदर स्टेट्स हैं, इंडिया में तो 28 स्टेट्स हैं, वो कैसे तैयार होंगी इस चीज़ के लिए? तो फर्स्ट टाइम ये इलेक्शन कैसे कराया जाएगा, सबसे बड़ी बात ये है। तो ये ही कहा जा रहा है कि ऑपरेशनल फिजिबिलिटी इस चीज़ की बिल्कुल दिखाई नहीं देती, दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। Operational feasibility such as how to synchronize cycle for the first time, what will be the procedure in case of ruling party coalition loses majority before the 5 years, feasibility for the election commission to conduct elections at such a massive scale. ये तो हो गई पॉलिटिकल पार्टीज के सैक्रिफाइस की बात कि क्या ये चीज़ हो पाएगी या नहीं। इसके साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या इलेक्शन कमीशन इतनी बड़ी स्केल पे इलेक्शन कंडक्ट करा सकता है। मतलब जैसे पूरे कंट्री को कुछ फेजेस में बांटने की बात हो रही है, तो क्या इलेक्शन कमीशन के लिए ये पॉसिबल हो पाएगा? क्या इतने वर्कर्स होंगे इलेक्शन कमीशन के पास कि वो एक साथ कंट्री वाइड इलेक्शंस को परफॉर्म कर सके? वैसे तो देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ही है जो पूरे कंट्री में लोकसभा के इलेक्शंस के टाइम पर वही कंडक्ट कराता है, लेकिन यहाँ पर एक मैसिव स्केल होगा उसका, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है उनके लिए अलग इलेक्शंस भी कंडक्ट कराना है। तो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो उस पर भी ध्यान देने का काम इलेक्शन कमीशन का ही होता है कि वो प्रॉपर फंक्शन हो रहे हैं नहीं। तो ये चीज़ इलेक्शन कमीशन के लिए भी काफ़ी बड़ा हिंड्रेंस है। कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, holding simultaneous elections will require certain requirements such as curtailment and extension of terms of House of People State Legislative Assemblies, amendment to the relevant provisions of the Constitution, amendment to Representations of People Act 1951, ratification by the states to these constitutional amendments. अब देखिए, ये सारी बातें जो थी ये तो प्रैक्टिकल बातें जो हमें सामने से दिखाई पड़ रही हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज भी हैं इस साइमल्टेनियस इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए, जैसे कि कुछ सर्टेन अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे कि रेलेवेंट प्रोविजन हमें मिल पाए कि कौन से वो प्रोविजंस हैं जिनके थ्रू कि किसी स्टेट असेंबली को डिसॉल्व किया जा सकता है या हाउस ऑफ पीपल को डिसॉल्व किया जा सकता है उनके टेन्योर ख़त्म होने से पहले ही। तो एक तो ये बात हो गई कि बीच में ही डिसॉल्व कराया जाए इनको, और क्या ये इम्पोज किया जा सकता है गवर्नर के द्वारा या प्रेसिडेंट के द्वारा, ये अलग बात है। अब दूसरी चीज़, अमेंडमेंट टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में भी कुछ सर्टेन अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, और ये जो रैटिफिकेशन बाय द स्टेट्स टू दीज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, और साथ ही स्टेट्स को भी आगे आना होगा इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए, जिसकी अगेन इनकी फीजिबिलिटी दिखाई नहीं देती है। National and state issues are different, and holding simultaneous elections may affect the judgment of voters, and he or she may vote for the same political party, which in most cases may be larger national parties. तो अब देखिए, नेक्स्ट चीज़ जो कही गई वो ये कही गई कि जो स्टेट के इश्यूज होते हैं और जो सेंटर के इशू है, मतलब एज अ होल इंडिया को गवर्न करने के लिए और एज अ स्टेट अपनी स्टेट को गवर्न करने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका एजेंडा, उनका मेमोरेंडा अलग अलग हो सकता है। जो स्टेट्स होंगे वो अपनी स्टेट स्पेसिफिक पॉलिसीज लेके आएंगे, और जो सेंटर में पार्टी होगी वो अपनी सेंटर स्पेसिफिक जो एजेंडा होगा वो लेकर आएगी, जिसमें लोगों के लिए ये सेलेक्ट करना मुश्किल होगा कि कौन सी पार्टी को वो वोट करें, क्योंकि स्टेट के इश्यूज अलग होते हैं और सेंटर के इश्यूज अलग होते हैं। सेंटर का फोकस बेसिकली बॉर्डर सिक्योरिटी और इन सब से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा लुभा सकती हैं लोगों को एज कम्पेयर टू जो स्टेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो स्टेट के इश्यूज हैं वो सेंटर के इश्यूज तो नहीं हो सकते, और अगर वही उन्हीं के बेसिस पे हो सकता है कि लोग इस बहकावे में आ जाएं और
वो उसी पार्टी को वोट करे जो सेंटर में है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो लार्जर नेशनल पार्टीज हैं वो डोमिनेट करने लगेंगी, और जो लोकल पार्टीज होती हैं हमारी कंट्री में वो कहीं ना कहीं उनसे एक अपॉर्चुनिटी छीनने जैसा हो जाएगा। नेक्स्ट है रिड्यूस गवर्नमेंट्स अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल एज फ्रीक्वेंट इलेक्शंस ब्रिंग द पॉलिटिशियंस बैक टू द वोटर्स एंड enhance accountability of politicians to the public। अब जब बार बार इलेक्शंस होते थे, जैसे कि अभी होता है, लोकसभा का इलेक्शन अलग और स्टेट असेंबलीज का अलग, तो जो कैंडिडेट्स होते हैं वो बार बार लोगों के पास आते हैं अपने बारे में बताने की हाँ हमारी पार्टी ने ये किया है आपके लिए, इस लोकेलिटी के लिए हम ये कर रहे हैं, अगर स्टेट असेंबलीज की बात करें तो। या फिर अगर कोई लोकसभा का इलेक्शंस है तो सेंटर की पार्टी का कोई कैंडिडेट होता है वो अपने चीज़ें गिनवाता है। तो इस तरीके से वो लोग बार बार लोगों के पास एटलीस्ट आते तो हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है एक तरीके से। और अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे तो ये जो बार बार आना जाना होता है ना उनका, वो तो बिल्कुल बंद हो जाएगा। Next is it can go against federalism, as when an election in a state is postponed until the synchronized phase, president's rule will have to be imposed in the interim period in the state। अब देखिए, ये हमारे फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। फेडरलिज्म क्या है कि हमारी जो कंट्री है उसमें स्टेट्स जो हैं वो एक सेंटर के साथ एक एसोसिएशन की तरह काम करती हैं। और यहाँ पर फेडरलिज्म इसलिए भी कहा गया है, हमारा ये जो फेडरलिज्म है, स्टेट और सेंटर के बीच एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर चलता है। और अगर हम ये कहते हैं कि सिंक्रोनाइज्ड साइकिल, जो हमने एग्जांपल देखा अभी 4 स्टेट्स में अलग अलग इलेक्शंस करा के, तो ये जो सिंक्रोनाइज्ड जब तक पूरे चीज़ें नहीं हो जाती, मतलब जब तक हम उस पर्टिकुलर ईयर तक नहीं पहुंच जाते जहां से हमारी कंट्री वाइड जो इलेक्शन हो वो साइमल्टेनियस हो जाए, तब तक के लिए उन उन स्टेट्स में प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज करना होगा। तो इन जो इंटरिम पीरियड होता है उस तब तक के लिए, तो ये चीज़ जो है वो फेडरलिज्म के अगेंस्ट जा रही है, क्योंकि हम सेंटर से उनका स्टेट से उनका हक छीन रहे हैं, जो उनका पूरा टेन्योर है, ज़बरदस्ती उन पर सिर्फ साइमल्टेनियस हो इलेक्शंस कंडक्ट हो पाए, इसके लिए उन स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना होगा। मतलब पूरी पावर एक तरीके से सेंटर के हाथ में चली जाएगी। Homogenization of the country instead of bringing equality, sustaining plurality and promoting local and regional leadership, as simultaneous elections may promote national parities। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में अभी डिस्कस किया कुछ पॉइंट्स में कि अगर जो सेंटर की पार्टी जो होगी वो डोमिनेट करने लगेगी अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं तो, और जो लोकल पार्टीज हैं जो पर्टिकुलर स्टेट में ही काम करती हैं, जैसे बहुत सारे स्टेट्स में आपने देखा होगा कि कुछ जो पार्टीज हैं वो अपने स्टेट में बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं और सिर्फ उसी पर्टिकुलर स्टेट की ही पार्टीज हैं। तो इस तरीके से वो काम करती हैं, अपना फंक्शन करती हैं, वो सारी चीज़ें उनकी बहुत अच्छे से फंक्शन भी करती हैं, और वो अपना दायरा बढ़ाने पे उतना ज़्यादा अभी उनका फोकस नहीं है। तो जो ऐसी पार्टीज हैं उनको एक तरीके से उनके लिए ये हिंड्रेंस होगा, पूरी तरीके से वो लोकल जो पार्टीज हैं उनका जो डोमिनेंस था उस एरिया में वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। और जो चीज़ कही जा रही है, जो इक्विटी लाने की बात कही जा रही है, जो सस्टेनिंग प्लूरलिटी लाने की बात की जा रही है, जो लोकल को प्रमोट करने की बात की जा रही है, और हर एक रीजन में जो एक लीडरशिप लाने की बात की जा रही है कि हर रीजन से हर पर्टिकुलर जैसे अब मान लीजिए पर्टिकुलर कम्युनिटी को ले लीजिए, तो जैसे उनके लीडर्स आगे आए, मतलब सबका एक साथ एसोसिएशन के साथ जो काम करने की बात हो रही थी वो कहीं ना कहीं इस साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी, एक नेशनल पैरिटी देखने को मिलेगा। तो ये कुछ रीजंस थे जो अगेंस्ट हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस के, लाइक ऑपरेशनल फीजिबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, नेशनल एंड स्टेट इश्यूज आर डिफरेंट, एंड जो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। ये सारी चीज़ें फेडरलिज्म के अगेंस्ट हैं, और एक होमोजीनिटी जो है वो कहीं ना कहीं डेवलप होने लगेगी। अब कंक्लूजन क्या कहा जा रहा है, आप
देखिए, कंक्लूजन में सबसे बड़ी बात आपको यही देखने को मिलती है कि आप इस तरीके के कंक्लूजन्स को जब आप पढ़ते हैं तो आप एक अपने अंदर टेंडेंसी डेवलप कर पाएंगे कि आंसर राइटिंग में कैसे हमें ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक दोनों का एक बैलेंस बना के चलना है। कंक्लूजन: एनालिसिस ऑफ financial implications, effect of MCC, that is the Model Code of Conduct, and Law Commission's recommendations such as that there is a feasibility to restore simultaneous elections as it existed during the first 2 decades of Indian independence. यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि जो फेवर में थे आर्ग्यूमेंट्स, उनके बेसिस पे अगर देखा जाए तो जो फिनेंशियल इम्प्लीकेशंस, जो फाइनेंशियल कंडीशन है फिलहाल कंट्री की, वो दूसरी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इफेक्ट होता है उससे, लॉ कमीशन ने भी रिकमेंड किया, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सजेस्ट किया जाता है कि कहीं ना कहीं सैमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए जो कि इंडिपेंडेंस के बाद जो 2 दशक थे हमारे उनमें चल रहे थे, बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहे थे। हाउएवर, अब देखिए, however, simultaneous election cannot be the panacea. The issues related to frequent elections can be addressed by relooking at the duration of the restrictions under the MCC, curbing poll expenditures by electoral refunding reforms, bringing political parties under RTI. तो देखिए, अब क्या कहा जा रहा है कि सिर्फ अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आगे का वे फॉरवर्ड क्या होगा। तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस ही हर बात का सलूशन नहीं है। कुछ इश्यूज जैसे कि फ्रीक्वेंट इलेक्शन से रिलेटेड होते हैं उनको एड्रेस किया जा सकता है। कैसे? ये जो ड्यूरेशन है रेस्ट्रिक्शन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर 2 से 3 महीने का लगभग होता है। आई एम नॉट क्लियर एग्जैक्टली व्हाट इज एग्जैक्ट नंबर। सो रीलुकिंग एट द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस अंडर द MCC, जो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इसका जो टाइम पीरियड है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया जाए। और ये जो पोल एक्सपेंडिचर, मतलब जो इलेक्शंस में इतना पैसा बहाया जाता है, उस पे इलेक्टोरल फंडिंग के लिए कुछ रिफॉर्म्स लाए जाएं। और जो ब्रिंगिंग पॉलिटिकल पार्टीज अंडर RTI, तो जो RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, पॉलिटिकल पार्टीज को भी इनके अंडर में लाया जाए ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन सा इनका कैंडिडेट जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लगा हुआ है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इतना ज़्यादा फंड ले रही है, इनके पास फंडिंग कहाँ से आ रही है, ये सारी चीज़ें लोगों को पता चल सके, जिनको ध्यान में रखते हुए फिर वो अपना जो है वोट कास्ट करें। तो ये सारी चीज़ें थी जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में की गई। साथ ही यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ था जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू साइमल्टेनियस इलेक्शंस को दिखाता है। इन आर्टिकल्स को आप एक बार ग्लांस कर सकते हैं सो दैट यू कैन connect whenever you see these articles in your prelims or anywhere else. Article 83 stipulates that Lok Sabha shall have normal term of 5 years from the date appointed for its first meeting and no longer. तो जो आर्टिकल 83 है उसके अकॉर्डिंग लोक सभा का जो टाइम पीरियड होगा, फंक्शनिंग का टाइम पीरियड होगा, वो 5 years होगा। आर्टिकल 85 ये कहता है कि स्टेट्स that President of India has the power to dissolve the Lok Sabha on the advice of the Union Cabinet. तो यूनियन कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे जो प्रेसिडेंट हैं वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर अभी कहा जा रहा है कि क्या लोकसभा में सेंटर में जो पार्टी है और जो स्टेट में पार्टीज हैं वो तैयार होंगी कि अपने टेन्योर से पहले ही उनको डिसॉल्व कर दिया जाए। तो अगर कोई पार्टी ऐसे सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाती है तो कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट के एडवाइस पर जो प्रेसिडेंट हैं उनको ये उनके पास ये राइट है कि वो आर्टिकल 85 के को यूज़ करते हुए लोकसभा को डिसॉल्व कर दें। इसके साथ ही स्टेट्स के लिए भी कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे आर्टिकल 172 में कहा गया है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनका टर्म 5 years का होता है। और आर्टिकल 174 में कहा गया स्टेट्स दैट गवर्नर हैज़ द पावर टू डिसॉल्व द स्टेट असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ द स्टेट कैबिनेट। तो जो स्टेट कैबिनेट है उनके एडवाइस पर जो स्टेट असेंबली है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। तो ये सारे जो आर्टिकल्स हैं, ये सारे जो प्रोविजंस हैं, ये कहीं ना कहीं जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस हैं उनको फीजिबल दिखाते हैं कि इन प्रोविजंस का यूज़ करके, और जैसा कि कुछ अमेंडमेंट्स बताए गए थे पीपल्स एक्ट में और इन सारी चीज़ों में कुछ सर्टेन अमेंडमेंट्स करके और स्टेट्स को साथ में लेकर के चलें तो कहीं ना कहीं साइमल्टेनियस इलेक्शन फीजिबल दिखाई देते हैं। तो ये सारा पूरा जो डिस्कशन था वो साइमल्टेनियस इलेक्शंस के लिए था। आई होप आपको समझ में आया होगा।
सो नेक्स्ट टॉपिक इज राइट टू रिकॉल। अब ये न्यूज़ में क्यों है? रिसेंटली हरियाणा असेंबली पास्ड हरियाणा पंचायती राज Second Amendment Bill 2020 which provides the right to recall members of Panchayati Raj institutions. तो रिसेंटली हरियाणा स्टेट ने अपनी स्टेट असेंबली में एक पंचायती राज सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2020 पास किया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रिकॉल वाला सिस्टम है वो वहाँ पर चलेगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए। मतलब एक सर्टन उन्होंने ये डिफाइन कर दिया कि ये जो राइट टू रिकॉल वाला सिस्टम है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में अब इम्पोज किया जाएगा। किसके थ्रू? हरियाणा पंचायती राज सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2020 के थ्रू। अब राइट टू रिकॉल क्या है, या फिर आप जानना चाहेंगे कि रिकॉल क्या है? तो जो हमारा इंडिया है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। मतलब हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं और फिर वो बंदा हमारे लिए काम करता है। लेकिन ऐसे ही एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का भी सिस्टम होता है। हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंडर आते हैं, और एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सिस्टम होता है जिसमें रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट, ये 4 चीज़ों का प्रोविजन है। अब देखिए रेफरेंडम क्या होता है। रेफरेंडम एक प्रोसीजर होता है जिसमें एक लेजिस्लेशन प्रपोज किया जाता है, फिर इलेक्टोरेट को दिया जाता है कि वो अपने वोट्स कास्ट करें। मतलब रेफरेंडम भी एक चीज़ होती है जिसमें लोगों से कहा जाता है कि एक एक डॉक्यूमेंट उनके सामने रखा जाएगा जो उनके फेवर में होगा, फिर उनसे कहा जाएगा कि आप इस पर वोट करें, आप इस तरीके की चीज़ अपने यहाँ चाहते हैं या नहीं। ये पहली चीज़ होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर। अब दूसरी चीज़ होती है इसी में, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की मैं बात कर रही हूँ उसमें नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव भी इसी तरीके की एक चीज़ होती है जिसमें ये कहा जाता है कि आप अपने से कुछ अगर लॉ चाहते हैं अपने एरिया में, तो आप अपने लेजिस्लेचर से को प्रपोज कर सकते हैं एक बिल। लोगों के द्वारा ये किया जाता है। और ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का फंक्शन आपको स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलेगा, जहाँ पर ये चारों चीज़ें बहुत अच्छे से फंक्शन करती हैं, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल। तो तीसरी चीज़ जो है वो है ये रिकॉल। रिकॉल में क्या होता है, ये एक मेथड होता है जिसमें जो वोटर्स होते हैं वो रिमूव कर सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव को या ऑफिसर को बिना उसके टर्म के एक्सपायर हुए, अगर वो फेल होता है टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज प्रॉपरली। तो मतलब अगर वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो उसको उसका टाइम ख़त्म होने से पहले ही जो वोटर्स हैं वो हटा सकते हैं। एक चौथी चीज़ जो आती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में वो है प्लेबिसाइट इज़ अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द ओपिनियन। उनका ओपिनियन जानना पब्लिक इम्पोर्टेंस में। तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए बेसिकली प्लेबिसाइट यूज़ किया जाता है। तो ये जो 4 चीज़ें होती हैं वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आती हैं, जैसे कि रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट। तो जो हरियाणा असेंबली ने ये पास किया है, हरियाणा पंचायती राज सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2020, जिसके अंदर इन्होंने इस फंक्शन को यूज़ किया है। अब इससे और रिलेटेड न्यूज़ क्या क्या है वो देख लेते हैं। राइट टू रिकॉल इज अ प्रोसेस वेयर बाय द इलेक्टोरेट हैज़ द पावर टू रिमूव द इलेक्टेड ऑफिशियल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म, एंड इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो इलेक्टोरेट, जो वोटर्स हैं, वो जो पावर में बैठा हुआ इंसान है जिसको उन्होंने अपने इलेक्ट करके उस ऑफिस का भार सौंपा है, उसको हटा सकते हैं अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक से अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर रहा है तो। और एक तरीके का डायरेक्ट डेमोक्रेसी का इंस्ट्रूमेंट है। बिल अलाउज द रिकॉल ऑफ विलेज सरपंचेस एंड मेंबर्स ऑफ द ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत इफ दे फेल टू परफॉर्म। तो अब इनका ये जो बिल है ये कौन कौन से एरिया में लगेगा? विलेज सरपंच के ऊपर लगेगा, और मेंबर्स ऑफ द ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत। तो जो ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल के पंचायत हैं उन पर लगेगा, और विलेज के सरपंचेस उन पर लगेगा। मतलब अगर जिनको लोगों ने सेलेक्ट करके विलेज सरपंच बनाया है, या जिनको लोगों ने सेलेक्ट करके ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल के पंचायत में भेजा है, अगर वो अपना फंक्शन ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उनका जो टाइम पीरियड होता है, एक्सपायरी टर्म है उनका, उससे पहले ही वो उनको हटा सकते हैं उनके ऑफिस से। To recall 50% members of a ward or Gram Sabha have to give in writing that they want to initiate proceedings. तो अगर
कोई ग्राम सभा ये चाहती है कि उनका जो सरपंच है या जो ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल के पंचायत है उनको हटाना है, तो एटलीस्ट 50 मेंबर उस ग्राम सभा के इन रिटन दे कि वो चाहते हैं कि इस तरीके की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाया जाए, मतलब ये जो रिकॉल के जो प्रोसीजर है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो 50% मेंबर्स उस ग्राम सभा के या उस वार्ड के, उनको लिख के देना होगा कि आप प्रोसीडिंग आगे बढ़ाइए। दिस विल बी फॉलोड बाय अ सीक्रेट बैलेट इन विच देयर कॉल विल रिक्वायर 2/3 मेंबर्स वोटिंग अगेंस्ट देम। तो अब ये जो प्रोसीडिंग होगी वो कैसे होगी? सीक्रेट बैलेट्स के थ्रू होगी। एक बैलेट होगा, उसमें आपको उसका नाम लिख के देना होगा जिसको आप चाहते हैं कि इस बंदे को हटा देना चाहिए, ये अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए सीक्रेट बैलेट्स का यूज़ किया जाएगा और विल रिक्वायर 2/3 मेंबर्स वोटिंग अगेंस्ट देम। तो 2/3 मेंबर होने चाहिए जो उनके अगेंस्ट में वोट करें। तो अब नेक्स्ट क्या है? बेनिफिट्स ऑफ राइट टू रिकॉल। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं? इंश्योर ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। तो अब जो लोग होंगे ना, जो काम करेंगे ऐसे ऑफिस में, सिविल सरपंच होंगे, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के पंचायत में जो काम करने वाले लोग होंगे, उनके अंदर एक अकाउंटेबिलिटी आएगी कि अगर वो ठीक से काम नहीं करेंगे तो उनके अंदर डर रहेगा कि लोग उन्हें यहाँ से हटा देंगे। The political system as the electorate retains control over those legislators who are underperforming or misusing their office for their selfish gains। जो सिर्फ स्वार्थ के लिए उस ऑफिस में आए हैं उनको वो हटा सकते हैं। उनको हटने का एक डर रहेगा अगर वो जो लेजिस्लेचर्स उनको परफॉर्म करने हैं वो ठीक से परफॉर्म नहीं करेंगे तो। है lack of competence and ethics in representatives call for a mechanism which vests in people the control over such unworthy representatives who have failed to secure the best interests of their electorates। तो एक lack of competence देखने को मिलेगा एंड जो एथिक्स होगा वो रिप्रेजेंटेटिव्स में वो भी डेवलप होगा कि हाँ हमें अपना मैकेनिज्म जो है वो अच्छे से करना है, हमें लोगों का विश्वास भी जीतना है, उनके ऊपर कंट्रोल भी ऐसा करना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी ऐसी चीज़ में फंस जाएं जो लोगों के इंटरेस्ट में ना हो, तो वो हमें आसानी से यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये भी चीज़ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज चेक करप्शन एज वेल एज द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय डिटरिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम स्पेंडिंग crores of money in campaigning for elections because they will always have a fear of being recalled। तो एक करप्शन पे चेक आएगा। साथ ही अगर वो एक कोई क्रिमिनल चीज़ों में या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में रहे हैं तो अब देखिए जब कोई कैंडिडेट आता है आपके पास वोट करने के लिए तो हम कभी उसकी हिस्ट्री में नहीं जाते देखने कि उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड कैसा है, उसकी क्वालिफिकेशंस कैसी हैं, या फिर कहीं वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है, कौन सा काम करता है, कहीं वो किसी करप्शन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हम पहले नहीं देखते हैं। लेकिन फिर भी अगर वो इलेक्ट होकर के आ जाता है और इसके बावजूद भी वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है और हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके अपने कैंपेन करता है इलेक्शंस के, वो जो करप्ट मनी उसके पास आया होता है, तो अगर वो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है तो उसे एक डर रहेगा कि वो कभी भी रिकॉल किया जा सकता है। नेक्स्ट इज लॉजिक एंड जस्टिस as it will provide an option to correct wrong decisions without having to wait for the next 5 years। अब देखिए अगर ये रिकॉल की चीज़ ना होती और उस ऑफिसर के टर्म के बीच में या उस पॉलिटिशियन के टर्म के बीच में आपको पता चलता कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और करप्शन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो आपको 5 साल उसका ख़त्म होने का वेट नहीं करना है। आप तुरंत के तुरंत वो जो पूरी प्रोसीडिंग्स है बैलेट वोट वाली, वो सारी प्रोसीडिंग्स आप करवा सकते हैं। तो एक लॉजिक और जस्टिस डेवलप करता है कि अगर आपको ये हिट किया कि हाँ इस बंदे को हटाना ही है, तो आपको तुरंत जस्टिस मिलेगा, आपको 5 साल वेट करने का कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ रिकॉल। अब जो भी चीज़ के फ़ायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं। तो अगर ये रिकॉल राइट टू रिकॉल है जो हरियाणा सरकार लेकर के आई है अपनी स्टेट असेंबली में, उसके नुकसान भी हैं कुछ, लाइक डिस्टेबलाइज्ड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के साथ अगर डेमोक्रेसी वाला कंट्री है तो उसमें गवर्नमेंट के साथ ये जो डिस्टेबलाइज वाली सिचुएशन होती है वो बहुत ज़्यादा है। स्थिर सरकार मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
It might lead to destabilization as whenever there is a disconnect, people will start recalling. अगर ऐसा देखने को मिलता है कि वो जो पर्सन है वो पीपल से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो तुरंत वहाँ पर एक डिस्कनेक्ट आएगा और उस बंदे को रिकॉल कर दिया जाएगा। फिर दूसरा कोई आएगा, अगर उसके साथ भी सेम सिचुएशन रहती है तो उसे भी रिकॉल कर दिया जाएगा लोगों के द्वारा, जो वोटर्स के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक स्थिर सरकार ना मिल पाने का लक्षण दिखाती है। नेक्स्ट इज इलेक्शन फैटीग। अगर इस तरीके से बार बार ऐसा होता रहे कि रिकॉल किया रिजेक्ट किया, रिकॉल किया रिजेक्ट किया, और कैंडिडेट्स जो है बार बार दूसरे इलेक्शंस कराते रहें, तो इस तरीके से इलेक्शन फैटीग होगा और लोअर वोटर टर्नआउट हो जाएगा। मतलब बार बार इलेक्शंस हो रहे हैं तो लोग वोट देने से भी कतराने लगेंगे कि क्या ही वोट दे, गलत इंसान ही हर बार चूज होके आता है। फिर इलेक्शंस उसको रिकॉल कर दिया जाएगा, फिर से इलेक्शंस कराए जाएंगे, तो एक इलेक्शन फैटीग की सिचुएशन जो होगी वो डेवलप हो जाएगी। Next is political tool. It could be misused by special interest groups with money power, and genuine politicians may become victims of this power. अब देखिए, ये एक पॉलिटिकल टूल की तरीके से भी इस्तेमाल हो सकता है। कैसे? अब अगर आप किसी गांव में हैं और आपके गांव में एक बहुत बड़ा ज़मींदार भी रहता है, और साथ ही वहाँ पर एक ऐसा बंदा है जो भले ही बहुत जेन्युइन पॉलिटिशियन हो, लेकिन वो उसकी पावर का विक्टिम बन जाएगा। कैसे? हो सकता है कि वो बहुत सारा अपना पैसे और पावर का यूज़ करके उस पॉलिटिशियन को उसके ऑफिस से हटवा सकता है। तो इस तरीके से वो जो जेन्युइन पॉलिटिशियन होगा वो उसका शिकार हो जाएगा, उसके पैसे और पावर का, इस राइट टू रिकॉल का यूज़ करके। तो जहाँ पर एक तरफ हमें इसका बेनिफिट्स देखने को मिल रहे थे, वहीं पर इसके बहुत सारे लिमिटेशंस भी देखने को मिल रही हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब इनकी जो इंडिपेंडेंस होगी ना रिप्रेजेंटेटिव्स की, जो बंदा सेलेक्ट होकर के उस ऑफिस में आता है अपने काम को अच्छे से करने के लिए, उसकी जो इंडिपेंडेंस होगी वो कहीं ना कहीं लिमिट हो जाएगी। मतलब एक अगर जेन्युइन इंसान अगर सेलेक्ट होकर आया है तो वो डिस्करेज होकर ही अपना सारा काम करेगा। उसके अंदर एक डर बना रहेगा कि अगर मैं ये काम करता हूँ तो कहीं लोग मुझे हटा ना दें, अगर मैं ये काम करता हूँ तो कोई मुझे हटा ना दे। मतलब एक जो स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने में, भले ही वो स्ट्रिक्ट डिसीजन जो है वो उस लोकेलिटी के लिए, इस गांव के लिए, उस ब्लॉक के लिए, उनके लिए एक डेवलपमेंट करने वाला साबित हो सकता है, लेकिन उस डर से, रिकॉल के डर से वो अपना काम इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता। तो ये सारे कुछ लिमिटेशंस कही गई हैं। दूसरा है इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर। अब बार बार इलेक्शंस कराएंगे आप, तो जो एक्सपेंडिचर होगा वो भी बढ़ता ही जाएगा, और साथ ही उसके लिए रिसोर्स चाहिए, फिनेंशियल रिसोर्स चाहिए, मैन पावर चाहिए, फिर इतना टाइम चाहिए। तो अगर बार बार इलेक्शंस ही होते रहेंगे तो वो एक तो डिस्टेबलाइज रहेगा पूरा पूरा गवर्नमेंट उनका, और इलेक्शंस में एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा जाएगा। तो इस तरीके से ये जो राइट टू रिकॉल है, इसके कुछ लिमिटेशंस भी हमने देखे। नेक्स्ट इज वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो वे फॉरवर्ड वाली चीज़ें होती हैं, अगर आप जब पढ़ते हैं तो आप अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके इस तरीके की चीज़ों को, ना कि सिर्फ इस राइट टू रिकॉल वाले आंसर में, या फिर जो हमने इससे पहले साइमल्टेनियस इलेक्शंस का वे फॉरवर्ड देखा या कंक्लूजन देखा, तो इन चीज़ों से आप खुद में ही कंक्लूजन, चाहे वो ऐसे से रिलेटेड हो, चाहे वो आंसर राइटिंग से रिलेटेड हो, आप एक वे फॉरवर्ड लिखने की टेंडेंसी या ब्रेनस्टॉर्मिंग आप अच्छा कर सकते हैं। इन्हांसिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस। ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो राइट टू रिकॉल है इसका यूज़ ही किया जाए, आप इन्हांस कर सकते हैं अपनी पॉलिटिकल अवेयरनेस को। मतलब various means possible and on ensuring better turnout of voters in the elections respectively. तो फोकस हमारा पॉलिटिकल अवेयरनेस लाने पर हो लोगों की, जिससे कि जो वोटर्स का टर्नआउट है वो अच्छा रहे। मतलब हो सकता है कि इलेक्शन में वही लोग वोट करने जाएं जो सामने वाले कैंडिडेट को पसंद करते हैं, और जो उस कैंडिडेट को पसंद नहीं करते वो वोट ही ना करने गए हों, इसके बावजूद भी वही बंदा कैंडिडेट वो सेलेक्ट होकर के आएगा। तो इस तरीके से अगर आप वोटर टर्नआउट बढ़ा देते हैं, अगर उस एरिया का वोटर टर्नआउट बढ़ जाए, तो हो सकता है कि वहाँ पर सही बंदा, जेन्युइन बंदा सेलेक्ट होकर के आए। तो इस तरीके से पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है कि सभी लोग वोट करने ज़रूर जाएं।
proper scrutiny. A recall should be carried only after conducting proper judicial scrutiny on certain specific grounds and not on vague or ambiguous grounds. मतलब अब ये जो राइट टू रिकॉल अगर आ ही गया है अब हरियाणा में स्टेट असेंबली लेकर जो आई है बिल 2020 उनके लिए, तो अब जब आ ही गया है तो उसका यूज़ जो किया जाए उसको एक स्मार्ट वे में यूज़ किया जाए. प्रॉपर जुडिशियल स्क्रूटनी होनी चाहिए उस स्पेसिफिक ग्राउंड पर जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस कमी की वजह से हम इस ऑफिस को हटा रहे हैं या फिर इस सिलेक्टेड कैंडिडेट को हटा रहे हैं. कोई भी वेग मतलब फालतू बात या बिना दोहरी बात करके उसको ना हटाया जाए. Strong deterrence. Recall representative must be debarred from contesting the by-election held thereafter. Otherwise, all the money, manpower, time, etc. in conducting the recall would go in vain. अब देखिए एक तरफ आप तो उस बंदे को हटा रहे हैं जिसने ये गलती की है, उसकी गलती उसकी कमी की वजह से उसको हटा रहे हैं. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बंदा जो बाई इलेक्शन हो रहा है मतलब उस बंदे को हटाने के बाद जो नेक्स्ट इलेक्शन कराया जा रहा है कहीं ऐसा ना हो कि वो बंदा फिर से उस इलेक्शन का पार्ट बने. अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा होता है तो पूरा इलेक्शन में जो बाई इलेक्शन कराने में मैन पावर, मनी, टाइम सब खर्च किया गया है, सब कुछ वेस्ट है. इसलिए ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो स्ट्रॉन्ग डिटरेंस बना रहे, मतलब जो रिकॉल रिप्रेजेंटेटिव है जिसे हटाया गया वो दोबारा से उस इलेक्शन का पार्ट ना बने. स्ट्रेंथनिंग एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म. अब ये सिर्फ पर्टिकुलर इसी केस के लिए नहीं, जितने भी इलेक्शंस होते हैं उनके लिए स्ट्रेंथनिंग एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म, जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है इलेक्शन से रिलेटेड उन्हें स्ट्रेंथन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देयर आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस वेरियस नेग्लेक्टेड pre-election measures which aim to ensure accountability such as provisions relating to disqualification and expulsion of members and existing vigilance bodies to check corruption etc. तो कुछ प्री इलेक्शन मेजर्स लिए जाते हैं हमारे कंट्री में ये इंश्योर करने के लिए कि अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी. रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन, कि कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनको देख करके उस पर्टिकुलर पॉलिटिशियन को जो कैंडिडेट बनकर के आया है इलेक्शन के लिए उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा. एक्सपल्शन ऑफ मेंबर्स को निकाल दिया जाएगा. और एग्जिस्टिंग विजिलेंस बॉडी भी हैं जो ये चेक करती हैं कि करप्शन नहीं होना चाहिए पूरे प्रोसेस में. तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है प्री इलेक्शन का, अकाउंटेबिलिटी चेक करने का, डिस्क्वालिफिकेशन का, मेंबर्स को एक्सपल्शन करने का, तो उसके लिए जो एग्जिस्टिंग विजिलेंस बॉडी है वो करप्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे. वैसे भी हमारी जो कंट्री है वो चाहे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह पर इंडिया ने करप्शन और टेररिज्म इन दो टॉपिक्स को हर जगह पर उठाए. तो इसलिए खुद में ही एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म को करप्शन फ्री करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये सारी चीज़ें थी जो साइमल्टेनियस राइट टू रिकॉल से के रिस्पेक्ट में डिस्कस की गई. साथ ही यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, जो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया कि ये जो इलेक्शंस हैं हमारी कंट्री में होते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव्स चुनकर लाते हैं जिनके थ्रू हमारी डेमोक्रेसी चलती है. तो हमारी डेमोक्रेसी जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जो पब्लिक को इनेबल करती है कि वो डायरेक्ट वोट कास्ट करें और ऑन अ प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. उनके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं, लॉ होते हैं, ट्रीटी होते हैं, पॉलिसी डिसीजन, इन सब में पब्लिक का डायरेक्ट हाथ होता है. और उसके लिए 4 चीज़ें जो मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस की, रेफरेंडम जिससे कि वो कुछ लेजिस्लेशन जो दिया गया है उन पर वो अपना डायरेक्ट वोट देकर उसको सेटल कर ले. सिटीजन्स इनिशिएटिव, मतलब सिटीजन्स अपने आप में ही कोई लॉ या बिल लेकर के आए जो वो लेजिस्लेचर से कहें कि इन्हें इनैक्ट किया जाए. फिर है प्लेबिसाइट, यानी कि ऐसा मेथड जिसमें वो जो पब्लिक इम्पोर्टेंस में हो और उन पर पब्लिक का ओपिनियन लिया जाए. और है एजेंडा इनिशिएटिव, मतलब पब्लिक ही अपनी तरफ से कोई बिल लाए. और रिकॉल के बारे में हमने अभी अभी डिस्कस किया. एजेंडा इनिशिएटिव इज फॉर बिल्स या एजेंडा कोई पब्लिक के द्वारा लाया जाए. और
फिर पब्लिक ही उस पर अपना वोट कास्ट करके बताए कि वो अगर इंटरेस्ट ऑफ पीपल है तो उसको लागू किया जाए, अदरवाइज नहीं। तो ये सारे मीन्स हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, और ये जो रिकॉल है ये भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ही एक पार्ट है। सो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि राइट टू रिकॉल क्या था। इस वीडियो में हम सिर्फ 2 ही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो हमारे इंडेक्स में दिए हुए हैं, रेगुलेटिंग ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म्स एंड लीगलाइजिंग बेटिंग। सो stay tuned to my channel for more such videos on current affairs. And if you like the video, don't forget to do give a thumbs up and subscribe my channel. Thanks for watching.